हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। आज से हम लोग क्लास 12th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं। यानी क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसको हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लेकर चलेंगे, लेकिन ये पूरा जो लेक्चर होगा वो विशेष करके हिंदी मीडियम के जो छात्र होंगे उनके लिए होगा। ठीक है, तो हम लोग किस बुक को रेफरेंस रखकर हम लोग इस चैप्टर को आगे कवर करेंगे, तो एनसीईआरटी बुक, यानी कि एनसीईआरटी बुक में जिस तरह से टॉपिक वाइज दिया गया है हम लोग भी उसी तरह से धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर का नाम क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। नाम क्या है? नाम है चैप्टर का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए, ये हम लोग का जो इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे, तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें पुष्प उत्पन्न होता है, यानी कि जिसमें से फूल निकलता है। आखिरकार वो पौधा से फूल निकलता क्यों है, फूल निकलने के पीछे कारण क्या है, हम लोग तो उसको उतने बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पूजा करने के लिए फूल निकला है, या कोई आभूषण की सामग्री बनाने के लिए फूल निकला है, या जो है भगवान को चढ़ाने के लिए फूल निकला है। हम लोग कुछ इस तरह समझते हैं, हम लोग उस फूल का महत्व तो उतना नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भले हम लोग के लिए उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं है फूल का, लेकिन अगर पौधा का बात करते हैं तो पौधा जो फूल उत्पन्न करता है वह हम लोगों को भगवान का पूजा करने के लिए नहीं, आभूषण बनाने के लिए नहीं, खुशी मनाने के लिए नहीं, वो अपना कार्य से जो है फूल को उत्पन्न करता है। फूल उत्पन्न करने के पीछे ये एक रीज़न है कि वो अपना पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने जैसे नए पौधे को उत्पन्न करने के लिए ही फूल उत्पन्न करता है। अगर फूल उत्पन्न नहीं करेगा तो फूल से फल नहीं बनेगा, और जब फल नहीं बनेगा तो उसमें बीज नहीं होगा। जब बीज नहीं होगा तो वो बीज को जो है मिट्टी में नहीं लगा पाएंगे, और जब मिट्टी में जब नहीं लगा पाएंगे तो फिर वहाँ से वैसा ही पौधा नहीं उत्पन्न हो पाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि फूल उत्पन्न करने के पीछे कारण है कि जो पौधा है वो चाहता है कि जब हम ना रहे तो हमारे न रहने के बाद हमारे जैसा ही जो है बहुत सारे पौधे जो है इस पृथ्वी पे पाया जाए, और उसी के कारण, उसी के चलते क्या करता है, पौधा फूल उत्पन्न करता है। उस फूल से फल बनता है, फल के अंदर होता है बीज। जब वो बीज मिट्टी के संपर्क में आता है तो फिर उस बीज से जो है कुछ उसी तरह का पौधा जो है निकलता है। तो फूल उत्पन्न करने के पीछे जो है जो पौधा है उसका ये रीजन है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर का नाम में, देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो देखिए जो पादप होता है, पादप, पादप यानी कि जिसको हम लोग पौधा के नाम से भी जानते हैं,
पौधा, यानी कि इंग्लिश में प्लांट। तो अगर हम लोग देखेंगे पौधा का, तो मुख्य रूप से पौधा के दो भाग होते हैं। जनन के दृष्टिकोण से पौधा के अंदर कितने भाग होते हैं? दो भाग। पहला भाग है हम लोग का कायिक भाग। क्या है? पहला है कायिक भाग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और दूसरा भाग है जनन भाग, यानी कि सेक्सुअल पार्ट। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पौधा है या कोई प्लांट है तो उसके दो भाग होते हैं। पहला तो कायिक भाग होता है और दूसरा होता है हम लोग का कौन भाग? जनन भाग। कायिक भाग किसे कहते हैं? कायिक भाग यानी कहने का अर्थ है पौधा का जो पत्ता होता है, पत्ता हो गया, इसके अलावा पौधा का जो जड़ हो गया, इसके अलावा पौधा का जो तना हो गया। पत्ता, जड़, तना, इन सारे भाग को क्या कहते हैं? तो इन सारे भाग को हम लोग कहते हैं कायिक भाग। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जनन भाग का, तो जो पौधा का जनन भाग किसे कहते हैं? पौधा का जनन भाग होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प, यानी कि जिसको हम लोग फूल भी कहते हैं, और ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फ्लावर। इसको क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। तो पौधा का जो जनन भाग है, जिसके द्वारा पौधा लैंगिक जनन करता है, वो हो गया हम लोग का उसका पुष्प और उसका जो फूल हो गया वो। लेकिन कायिक भाग क्या कहलाता है? पत्ता, जड़, तना। तो ये पत्ता हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, इसके द्वारा भी क्या है? पौधा जनन का क्रिया करता है, यानी कि पत्ता से भी करता है, जड़ से भी करता है, तना से भी करता है। लेकिन इससे किस तरह से करता है? तो इससे करता है अलैंगिक जनन। इससे क्या करता है? अलैंगिक जनन। इससे क्या करता है? कायिक भाग से पौधा क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है। लेकिन वही अगर हम लोग बात कर दें कि जो पौधा में जो पुष्प उत्पन्न होता है, जो फूल निकलता है, इस फूल से, इस पुष्प से पादप जो है जनन का कौन सा प्रकार करता है? तो वो करता है लैंगिक। कौन सा करता है? करता है लैंगिक जनन करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे क्या करता है? इससे करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जड़ से, तना से, पत्ता से इससे क्या करता है? इससे करता है अलैंगिक जनन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको किसे कहते हैं लैंगिक और किसे कहते हैं अलैंगिक, इसके बारे में आपको पता हो। अगर पता नहीं है तो हम बता देते हैं। जनन का वह प्रकार, पहले आपको तो ये तो गारंटी पता होगा कि किसे कहते हैं जनन। यानी यह एक ऐसा प्रक्रिया है जनन, जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देता है। उस प्रक्रिया को हम जनन या प्रजनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जितने सारे पृथ्वी पर जीव हैं, सारे जनन का क्रिया करते हैं, तभी जाके जो है उनका अस्तित्व पृथ्वी पर कायम है। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? सारा जीव जो है मर जाएगा और आगे उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। तो जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। तो पुष्प जब करेगा अलैंगिक, तो पत्ता से, जड़ से, तना से करेगा। लेकिन अगर पौधा, पुष्प नहीं, अगर पौधा होगा, अगर पौधा करता है अगर पौधा करता है लैंगिक जनन, तो वो हमेशा किससे करेगा? वो हमेशा करेगा पुष्प से करेगा, यानी फूल से करेगा। ठीक है, चलिए
तो ये हम लोग का हो गया ये टॉपिक। आइए बोर्ड को क्लीन करते हैं और इसके आगे देखते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि काफ़ी कम समय के अंदर लैंगिक को भी देख लेते हैं एक बार, और एक बार देख लेते हैं अलैंगिक को भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक अलैंगिक जनन, ठीक। और यहाँ पर लिख देते हैं लैंगिक जनन। तो क्या है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जनन का, तो ये जनन है क्या? अलैंगिक जनन यानी कि जनन का ऐसा ये प्रकार है जिसमें केवल एक जनक, केवल एक जनक शामिल होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। यानी अगर संतान का उत्पत्ति करना होगा तो अलैंगिक में, तो केवल इसमें एक जनक शामिल होंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या होगा, ये अमीबा दो हिस्सों में टूट जाएगा और एक अमीबा से क्या होगा, दो अमीबा इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर एक जनक शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्या होंगे, दो जनक शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। और उनका लिंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं किसका, लैंगिक का, तो लैंगिक में संतान उत्पत्ति करने के लिए क्या होगा, दो जनक शामिल होगा, दो जनक शामिल होगा, और दोनों का जो लिंग होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मानव के केस में, मानव केस में क्या होता है, एक नर शामिल होता है, एक मादा शामिल होता है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो पहला अंतर काफी सिंपल सा अंतर कि इसमें एक जनक शामिल होगा और इसमें कितने जनक शामिल होंगे, दो जनक शामिल होंगे, और दोनों का लिंग क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। ये हो गया। उसके बाद में एक बात और लिखिए यहाँ पर, युग्मक निर्माण नहीं होता, युग्मक निर्माण नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है और इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक क्या है भाई, युग्मक अगर इसका कर दे तो युग्मक समझिए कि एक विशेष प्रकार की कोशिका है, एक विशेष प्रकार की कोशिका है, एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो आगे चलकर क्या करता है, किसी नए जीव को बनाता है। तो इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। जैसे कि इसी केस में देखते हैं, मानव के केस में, मानव केस में देख लेंगे तो क्या होगा, एक नर भी शामिल रहेगा, एक मादा भी शामिल रहेगा, नर से शुक्राणु बनेगा, मादा से अंडाणु बनेगा, और यही है युग्मक। ये और ये जब आगे जाकर मिलेगा तब जाकर संतान यानी कि जो है
बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें नहीं होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें लिख लेंगे, निषेचन निषेचन नहीं होता, निषेचन नहीं होता। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे निषेचन होता है। ठीक है, जगह कम है तो कैसे को लिख दे रहे हैं। तो इसमें निषेचन नहीं होता है और इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन का क्रिया होता है। ये क्या है निषेचन, ये क्या है निषेचन? देखिए यहाँ पर एक युग्मक ये है, एक युग्मक ये है, तो जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलना, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं निषेचन। निषेचन क्या है? निषेचन दिखाई दे रहा होगा, युग्मकों का आपस में मिलना। जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। तो इसमें निषेचन होता है, यानी कि युग्मक आपस में मिलेंगे, लेकिन इसमें निषेचन का क्रिया जो है देखने को नहीं मिलता। अगर युग्मक बन भी जाता है तो नहीं होता है निषेचन। किसमें नहीं होता है? हम लोग का और लैंगिक जनन में। इसके अलावा इसमें जो संतान बनेगा वो क्या होता है, इसमें जो संतान बनेगा वो अपने जनक के बिल्कुल समान होगा और इसमें जो संतान बनेगा वो जनक से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं संतान जनक के सामान्य होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जनक से संतान बिल्कुल सामान्य नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोग का एक अंतर हो गया। उसके बाद में एक अंतर यहाँ पर लिख देते हैं कि जो होता है ना अलैंगिक, ये काफ़ी तेज प्रक्रिया है। ये क्या है? तेज प्रक्रिया है, यानी कम समय में ही क्या हो जाएगा, संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं जो है लैंगिक का, तो ये क्या है, यह एक धीमा प्रक्रिया है। क्या है? धीमा प्रक्रिया। यह एक धीमा प्रक्रिया यानी काफी स्लो प्रोसेस है। जैसे कि मानव में कौन सा होता है जन्म का क्रिया, तो मानव में होता है लैंगिक जनन। तो ये काफी धीमा प्रक्रिया, जैसे कि आपको पता होगा लगभग 9 महीना लग जाता है तब जाकर एक मानव एक बच्चे को जो है जन्म जो है दे पाता है। ठीक है, तो ये हम लोग के हो गए कुछ अंतर जो आपको समझना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि इसके बारे में दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में और नया जो एनसीईआरटी है उसमें फर्स्ट चैप्टर को हटा दिया गया है, इसीलिए इसको थोड़ा मोड़ा यहाँ पे हम बता दी है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। अलैंगिक में क्या होता है, केवल एक जनक शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 जनक शामिल होते हैं, दोनों का लिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, युग्मक नहीं बनता है। युग्मक क्या है, एक विशेष प्रकार का कोशिका है। इसमें क्या है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे कि मानव के केस में नर से जो है शुक्राणु बनेगा, मादा से अंडाणु बनेगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब जाकर संतान का उत्पत्ति होगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो इसमें निषेचन का क्रिया नहीं होता, इसमें निषेचन होता है। क्या है निषेचन, यहाँ पर लिख दिए है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें युग्मक आपस में जो है मिलते हैं। संतान जनक के सामान्य होता है, जो
जो संतान जो है जन्म लेता है अलैंगिक के द्वारा, वो अपने माता पिता के बिल्कुल सामान्य होता है, यानी कि बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन अगर बात करते हैं लैंगिक में जो संतान उत्पन्न होता है वो अपने माता पिता के बिल्कुल सामान्य नहीं होता। जैसे कि हमारे मदर, हमारे फादर, ये जो है हमें जो है जन्म दिए हैं, तो क्या हम लोग का चेहरा, क्या हम लोग का सारा गुण क्या अपने माता पिता से बिल्कुल मैच करता है? तो बिल्कुल मैच नहीं करता है, कुछ ना कुछ विभिन्नता है, कुछ ना कुछ अंतर है, इसीलिए जो है इसमें बिल्कुल सामान्य नहीं होता है। ठीक है। और लास्ट, ये काफ़ी तेज प्रक्रिया है, काफ़ी स्पीड से जो है होता है। लेकिन वही बात करते हैं और जो है लैंगिक का, तो ये काफ़ी धीमा प्रक्रिया है, यानी कि इसको होने में जो है समय लगता है। ठीक है। तो ये हम लोग का था छोटा सा जो है लैंगिक और अलैंगिक के बारे में। तो चलिए क्या करते हैं, बोर्ड को मिटाते हैं, उसके बाद में इसके आगे देखते हैं, अपना चैप्टर पे आते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। तो ये जो अगर बात करते हैं पुष्प का, अगर हम लोग बात करते हैं पुष्प का यानी फ्लावर का, तो ये पुष्प का मानव से काफी प्राचीन संबंध है। ये जो पुष्प का जो है ये क्या है, इसका जो है मानव से प्राचीन संबंध है, प्राचीन संबंध है। क्या है? मानव से इसका काफी प्राचीन संबंध है, यानी काफी पुराने समय से ही पुष्प का हमसे जो है काफी निकटतम संबंध है। कैसे? जो पुष्प है ये, इसका हम लोग जो है, इसका महत्व है मानव के लिए, इसका महत्व है। इसका महत्व किस तरह से है? तो पुष्प का उपयोग हम लोग धार्मिक कार्य में करते हैं। यानी अगर बात करना चाहेंगे तो जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं या किसी भगवान से के मंदिर जाते हैं तो उस समय इस पुष्प का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आभूषण के रूप में, आभूषण के रूप में, यानी आभूषण के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रामायण में, महाभारत में, जो महिलाएं होती थी वो क्या करती थी, अपने बालों में पुष्प को लगाया करती थी, हाथों में, गले में। तो यानी कि जो पुष्प है उसका इस्तेमाल हम लोग आभूषण के रूप में भी हम लोग जो है इसको करते हैं। इसके अलावा अगर बात कर दे तो इसका सामाजिक महत्व भी है। इसका इसका सामाजिक महत्व भी है, समाज में भी इसका जो है काफी महत्व है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक है। इसका सांस्कृतिक महत्व है। तो कुछ इस तरह से अगर देखेंगे तो पुष्प का मानव से काफ़ी निकटतम संबंध है, क्योंकि पुष्प का इस्तेमाल मानव काफ़ी प्राचीन समय से धार्मिक कार्यों के लिए करते आ रहा है। इसके अलावा आभूषण के रूप में करते आ रहा है, उसके अलावा सामाजिक कार्यों में करते आ रहा है, उसके अलावा सांस्कृतिक कार्यों में भी जो है पुष्प का जो है इस्तेमाल करते आ रहा है। ठीक है। उसी तरह से अगर बात करेंगे तो जो है पुष्प का उपयोग मानव प्रयोग करता है, मानव प्रयोग करता है या उपयोग करता है। कब? प्रेम को दर्शाने के लिए। प्रेम यानी कि लव, प्यार, लव को दर्शाने के लिए भी जो है मानव पुष्प का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करना चाहेंगे शोक का भी जो है, शोक को प्रकट करने के लिए भी मानव जो है पुष्प का इस्तेमाल करता है। कैसे? जैसे कि
प्रेम जब भी किसी से होता है तो आप देखे होंगे कि फिल्म उल में गुलाब का फूल देकर जो है अपना प्रेम का इजहार हीरो जो है हीरोइन से करता है। तो उस समय जो है अपने प्रेम को दर्शाने के लिए जो है मानव जो है पुष्प का इस्तेमाल करता है। उसी तरह से जब कोई मर जाता है, मर जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मरे हुए जो मृत शरीर होता है उसके ऊपर जो है फूल चढ़ाते हैं। तो ये हम शोक जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रकट कर रहे हैं पुष्प के द्वारा, फूल के द्वारा। तो प्रेम में करते हैं, शोक में करते हैं, उसके अलावा प्रशंसा में, प्रसन्नता में यानी खुशी में, खुशी में भी जो है इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं उदासी में, उदासी में भी जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मानव पुष्प का उपयोग कब जो है पुष्प का प्रयोग या उपयोग कब करता है, प्रेम को दर्शाने में, शोक को दर्शाने में, प्रसन्नता को जो है दर्शाने में, उसके बाद में उदासी को दर्शाने में। अगर वही बात करते हैं कि मानव का जो है निकटतम संबंध है, काफ़ी प्राचीन संबंध है जो है पुष्प से, कैसे, तो धार्मिक कार्यों में मानव जो है इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से करते आ रहा है। उसके अब बात करेंगे तो आभूषण के रूप में जो है इसका इस्तेमाल मानव करता है। उसके अलावा सामाजिक जो भी कार्य होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, सांस्कृतिक कार्यों में भी इसका जो है महत्व होता है। तो कुछ इस तरह से एनसीईआरटी में जो पहला पॉइंट है उसमें एनसीईआरटी यही बता रहा है कि पुष्प का जो है मानव से काफ़ी निकटतम संबंध किस तरह से है और प्राचीन संबंध किस तरह से है। तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा या बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे कि एनसीईआरटी में इसके आगे जो भी टॉपिक दिया है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, पुष्प के कितने सारे भाग होते हैं, है कि ना। तो ये हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह से आपको नॉलेजेबल वीडियो टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।